स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मुग़ल काल वाले टॉपिक की हमने लास्ट क्लास में आपकी हुमायूं और शेर शाह सूरी के क्वेश्चंस किए थे। काफ़ी अच्छे से उन्हें हमने डिस्कस किया और काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको बताए थे। उसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक यहाँ पर दी गई है, उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुग़ल काल का शासक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो पढ़ेंगे और वो है आपका अकबर। क्या नाम है? अकबर बादशाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी मुग़ल सल्तनत में। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ऑप्शन है आपके पास ए काबुल में, बी लाहौर में, ऑप्शन सी दिया है सरहिंद में, या ऑप्शन नंबर डी काला नौर में, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी कालानौर। तो देखिए अकबर को हुमायूं की मृत्यु जो है कालानौर में मिलती है और वहीं पर उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। अब देखिए यदि हम अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में यदि हम मुख्य बातें करें तो अकबर का जन्म कब होता है? सबसे पहली चीज़ तो देखिए अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ इसका जन्म होता है? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। कहाँ पर जन्म होता है? तो देखिए हमने कल भी आपको बताया था कि हुमायूं शरण लेता है कहाँ? अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। वहीं पर अकबर का जन्म होता है और वहीं पर उसकी कुछ जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा हुई थी। अकबर की बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर की जो भी थोड़ी बहुत बेसिक शिक्षा थी वो आपके अमरकोट में ही हुई थी। और यही एक प्रमुख कारण था कि अकबर का राजपूतों के प्रति जो है एक नरम रवैया आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वो काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति था एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के मुग़ल शासक हुए या उससे पहले सुल्तान हुआ करते थे। फिर यदि हम और बात करें अकबर के बारे में तो देखिए एक अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए बचपन का नाम, तो अकबर के बचपन का नाम हुआ करता था बदरुद्दीन। क्या हुआ करता था? बदरुद्दीन हुआ करता था। फिर देखिए जब अकबर अमरकोट में था तो हुमायूं इसे छोड़ करके चला जाता है अपनी बेगम के साथ में। कहाँ चला जाता है हुमायूं यदि हम बात करें तो देखिए हुमायूं वहाँ से चला जाता है ईरान। वहाँ के राजा के यहाँ शरण में रहता है, दरबार में रहता है और कोशिश करता है कि उसकी सहायता से वापस दिल्ली को प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो फारस के शाह की सहायता लेने चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और अकबर को किसके संरक्षण में छोड़ करके जाता है? तो देखिए अकबर के दो संरक्षक थे, उनका नाम आप याद रखिएगा। एक का नाम अधिकतर लोग जो हैं याद रखते हैं, लेकिन जो दूसरा संरक्षक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मुनीम खां का नाम। कौन था? एक तो मुनीम खां था और दूसरा कौन था? दूसरे को आप सभी जानते हैं, खान बाबा यानी कि बैरम खान। कौन था? खान बाबा यानी कि बैरम खान जो था वो अकबर का दूसरा संरक्षक हुआ करता था। कालानौर कहाँ पर है? कालानौर है हरियाणा में। वहाँ पर अब अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो देखिए ये अकबर के बारे में प्रारंभिक जानकारी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर लड़ता है 1556 में। डायरेक्टली अकबर नहीं लड़ता, लेकिन अकबर चेहरा होता है। और युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा जाता है? बैरम खां के नेतृत्व में, राजा हेमू के विरुद्ध। राजा हेमू लड़ता हुआ मारा जाता है और वहाँ पर अकबर को गाजी की उपाधि दी जाती है। 1560 तक फिर सारी शक्तियाँ बैरम खां के पास रहती हैं और वहाँ पर 1560 में एक तलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध होता है अकबर और बैरम खां के बीच। बैरम खां उसमें परास्त होते हैं और उसके बाद बैरम खां को निकाल दिया जाता है। तो देखिए एक प्रारंभिक रूपरेखा कुछ आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट हुई है। कुछ चीज़ें और हम बता देते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद होता है 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या होता है? तो यहाँ पर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब देखिए मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो भारत पर शासन या शासकों के लिए 3 निर्णायक युद्ध हुए वो पानीपत के ही मैदान में क्यों हुए, कहीं और क्यों नहीं हुए। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप एक बार जरूर सोचिएगा। तो देखिए 1556 में पानीपत का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो एक तरफ होती है अकबर की सेना और दूसरी तरफ होता है कौन? हेमू। तो राजा हेमू जो है इसमें हार जाता है, अंतिम हिंदू शासक था। अकबर इसमें जीत जाता है। बैरम खां इसे लीड करता है और इसी युद्ध में क्या होता है? अकबर एक उपाधि लेता है। इस युद्ध में अकबर को उपाधि मिलती है किसकी? तो इस युद्ध में अकबर को गाजी की उपाधि मिलती है। ये एक आप याद रखिएगा। फिर याद रखें 1560 आता है। 1560 में युद्ध होता है कौन सा? तिलवाड़ा का। कौन सा युद्ध होता है? 1560 में आपके तिलवाड़ा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो देखिए ये होता है आपके अकबर और बैरम खां के बीच। कौन जीतता है? तो इस युद्ध को भी अकबर जीत जाता है। जब अकबर इस युद्ध को जीत जाता है तो वो क्या करता है? बैरम खां को से उसकी शक्तियां ले लेता है। अकबर वास्तविकता में उन शक्तियों को अपने पास हाथों में लेता है और बैरम खां के पास 3 प्रस्ताव रखता है कि या तो आप मालवा और चंदेरी के सूबेदार बन जाएं, बादशाह के आंतरिक जो मामले हैं उनके प्रमुख बन जाएं, या फिर आप हज यात्रा करें। और इसके बाद में बैरम खां जो है वो हज यात्रा पर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है बैरम खां? हज यात्रा पर ये चला जाता है। फिर गुजरात में जो है अफगान पाक पाटन गुजरात में बैरम खां की हत्या कर देते हैं और वहीं के जो फ़कीर थे वो फिर इसका आखिरी फतवा पढ़ते हैं बैरम खां का। ये इसकी कहानी थी। अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्न की चर्चा भी कर लेते हैं। तो हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष की थी। तो 14 वर्ष की आयु में ये बादशाह बन गया था। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ थीं उनके वो किसके हाथ में थी? वो बैरम खां के हाथ में हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके पास ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन बी है राजपूतों में फूट डालना, ऑप्शन सी मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवादी नीति। और देखिए आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको काफ़ी आसानी से आंसर करेंगे। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। देखिए जब अकबर एक अपना नई नीति अपनाता है कि एक वो क्या करता है, सभी जो लोग थे, सभी राजपूत शासक थे, उनको क्या करता है, उनको वो अपने साथ में लेता है, उन्हें सिर्फ अधीन रखता है, लेकिन उनको उनका राज्य वापस दे देता है। वो उसके अंडर में काम करते हैं और कुछ पैसा उसे भेजा करते थे। लेकिन महाराणा प्रताप जो है, वीर महाराणा प्रताप, वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं और फिर अकबर जो है उनसे लड़ता हुआ ही रहता है। वो मानसिंह जो था, जयपुर का राजा मानसिंह, उसके नेतृत्व में वहाँ पर कई बार उसने सेनाएं भेजी और पूरा इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान हिस्ट्री में आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया भी गया है। अब यहाँ पर इसकी सीधे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अकबर हल्दी घाटी के युद्ध की यदि हम बात करें तो कब हुआ, तो ईयर याद रखिएगा 1576 में हुआ था। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ये याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की सेना को हकीम खां वहाँ पर लीड करते हैं और मुगल सेना के सेनापति राजा मान सिंह था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए
यहाँ पर लिख भी लेते हैं, महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो देखिए इम्पोर्टेंट है ये, कौन थे? हकीम खान थे। ये आपको राजस्थान हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है। और ये तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं कि मुगल सेना का नेतृत्व जयपुर के राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोविंदागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रों के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उत्तर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध से नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। अब देखिए ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है कई बार, क्योंकि ऐसे स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि वहाँ पर अकबर की सेना जीती थी। यदि वो सेना जीतती तो वो आसपास के गांव को अपने अधीन लेती, उनसे कर वसूलती, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राणा प्रताप जो है वे अपने किले को छोड़ करके अरावली की पहाड़ियों में गए थे, लेकिन वो उनकी युद्ध नीति भी कही जा सकती है। और उस प्रकार से थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी रहती है, उस पर हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन सही करने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए 1756 में, बी 1576 में, सी 1756 में, या ऑप्शन नंबर डी 1576 ईसा पूर्व में। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। देखिए कई लोग ईसा और ईसा पूर्व में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अभी हमने आपको बताया शुरुआत में ही। ऑप्शन देखते हैं, ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हाकिम खान, या ऑप्शन डी शक्ति सिंह। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। तो देखिए अपने आप में ही एक क्या दिलचस्प चीज़ है कि जो हिंदू राजा हैं उनकी सेना का सेनापति कौन है? एक मुस्लिम है, और एक मुस्लिम राजा की सेना का सेनापति कौन है? एक हिंदू राजा है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया, जो गोरिल्ला वॉरफेयर या गोरिल्ला युद्ध महाराणा प्रताप ने फिर आगे लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है, ए इब्राहिम गारदी, ऑप्शन बी दिया है हकीम सूर, ऑप्शन सी है टार्डी बेग, या ऑप्शन नंबर डी महमूद लोदी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हकीम सूर। और इब्राहिम गारदी, तो देखिए ये इब्राहिम गारदी आएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जो कि मराठाओं की तरफ से लड़ता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए इब्राहिम खान गारदी, बी हकीम खान सूर, सी तर्दी बेग, या ऑप्शन डी महमूद लोदी। तो देखिए वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? ऑप्शन है, ए 1557 में अकबर, जिसमें जो ए जगह है वो गोलकुंडा है और बी लाहौर है। ऑप्शन बी है 1557 में अकबर, जिसमें ए जगह खानदेश है और बी मुल्तान है। ऑप्शन सी दिया है 1605 में अकबर की स्थिति, ए गोंडवाना, बी मुल्तान, और ऑप्शन डी 1605 में अकबर, ए गोंडवाना और बी लाहौर।
यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से है जो एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आ सकता है और वहाँ पर सब ऐसे हो जाएंगे कि ये क्या आ गया। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो स्थिति दी गई है, देखिए ये उन टाइप के क्वेश्चंस में से है कि यदि आपने मैप देखा है कि अकबर के साम्राज्य में कौन कौन से स्थान आते थे तो आपको आएगा, और यदि नहीं देखा है तो बिल्कुल इसको बिना छेड़े आपको आगे बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन पर। उत्तर की यदि बात करें तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1605 की ये स्थिति को दर्शाता है जिसमें ए गोंडवाना है और बी आपका क्या है, लाहौर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। ऑप्शन है आपके पास, ए बुंदेलों से, बी है कछवाहों से, ऑप्शन सी दिया गया है राठौड़ों से, या ऑप्शन नंबर डी सिसोदियों से। तो देखिए यहाँ पर सभी जानते हैं बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी कछवाहों से। तो अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध यदि राजपूतों में हम बात करें तो किससे स्थापित किए थे, जो जयपुर के कछवाहा शासक थे उनसे, आमेर के जो कछवाहा थे उनसे उसने ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिसमें यदि हम बात करें तो कौन थी, आमेर का राजा भारमल जो था उसकी जो पुत्री थी हरखाबाई, उससे अकबर शादी करता है। किससे, कछवाहों से। कछवाहों में किससे, तो राजस्थान हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से हमने इसको पढ़ा है। भारमल की पुत्री हरखा बाई से, जिसे कई लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। और इसी हरखाबाई का पुत्र कौन होता है, जहांगीर बनता है आगे जाके। तो उस पर तो हम अलग से बात करेंगे ही, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से, किससे, कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सामहर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो देखिए यही चीज़ हमने आपको बताई है, डिटेल से आपको बहुत ही अच्छे से इसे राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया है, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन है, ए राठौड़ों ने, बी सिसोदियाओं ने, ऑप्शन सी दिया है कछवाहों ने, या ऑप्शन नंबर डी चौहानों ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी कछवाहा घराने ने। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। ऑप्शन है आपके पास, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी दिया गया है शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, ऑप्शन सी दिया है आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ऑप्शन डी है शेख फरीद गंजे शकर। इनके बारे में हम भक्ति आंदोलन की जब चर्चा करेंगे तो अच्छे से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वह अजमेर में अक्सर जो है बादशाह अकबर जाया करता था, और फिर जब उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो उनकी आशीर्वाद से फतेहपुर सीकरी को भी बसाता है और वहाँ से पैदल चल करके भी उनके लिए अजमेर तक आता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कहा गया है, तो अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी, जहां पर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ऑप्शन है आपके पास, ए अधम खां को, ऑप्शन बी दिया है बैरम खान को, ऑप्शन सी है बाज बहादुर को, या ऑप्शन नंबर डी पीर मोहम्मद खान को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अधम खां को। तो देखिए अकबर स्वयं जो है अधम खां को मारता है, जो कि उसकी दाई माँ हुआ करती थी महाअंगा, उसका बेटा था। और चूंकि अकबर को अमरकोट में छोड़ करके उसके माता पिता चले गए थे फारस के शाह के यहाँ, तो वो जो उसकी दाई माँ थी उसको अपनी माँ से बढ़कर भी स्थान देता था। उसी का बेटा था अदम खां, जो कि बहुत गलत कार्यों में लिप्त रहता था। जब उसने अकबर की बिल्कुल भी नहीं सुनी तो एक दिन अकबर उसे मार देता है, क्योंकि उसने अकबर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सिपह सलाहकार थे, वजीर थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। इस बात से क्रोधित होकर अकबर उसे मार देता है, मौत की सजा देता है। और इसके अलावा देखिए जो बैरम खां जब तक था 1560 तक, उसके बाद तक कुछ 5-6 साल तक अकबर के हाथ में बागडोर दिखाई जाती थी और उसे चलाती थी महाअंगा, तो वो भी उससे छीन ली गई अधम खां की मृत्यु के बाद। अब देखिए यहाँ पर माहम अंगा, इसे ही महाअंगा भी कहा जाता है, के पुत्र अदम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अगद खां की हत्या कर दी थी। तो यही हमने अभी आपको बताया है। अगर आपने जोधा अकबर मूवी भी देखी है तो उसमें भी एक सीन है इसका जहाँ ऊपर से इसे फेंकवा देता है 2 बार, तो वो आपको वहाँ से रिलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए आमेर, बी मेवाड़, सी दिया है मारवाड़, और ऑप्शन डी है आपके पास बीकानेर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। देखिए सभी जानते हैं मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास, और ये वो मेवाड़ है जो अकबर के सामने कभी नहीं झुका था। बाद में जब जहांगीर आता है वो देखता है कि क्यों ये हम हार रहे हैं, तो लोग बताते हैं कि साहब जनता हमारा सपोर्ट नहीं करती। राजस्थान हिस्ट्री में हमने आपको बताया था। तो जहांगीर कहता है कि जनता पर जुल्म करो जिससे जनता उनका साथ ना दे। और फिर अंत में महाराणा अमर सिंह जो है वो काफ़ी विवश होकर के, और उनके ऊपर उनके जो प्रजा के लोग थे वो भी दबाव बनाते हैं कि साहब अब आप संधि कर लीजिए, तब जाकर के वो संधि करते हैं। और उसके बाद में वो ज़्यादा जी भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने महान राजा के बहुत ही महान पुत्र हुए थे महाराणा अमर सिंह, उनके बारे में सभी जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि की थी। तो देखिए मुगल मेवाड़ संधि, ये हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे से बता चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ डिस्कशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, और इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना डेप्थ में पूछा भी नहीं जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन है ए बीकानेर के राजा जय सिंह, ऑप्शन बी दिया है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी है आमेर के राजा भारमल, और ऑप्शन डी दिया गया है मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर क्या होगा, अधिकतर लोग सीधे देखेंगे अच्छा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, और सीधा उसे उत्तर टिक कर देंगे, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जो थे उन्होंने संधि की थी। आगे चलकर 1615 में वे संधि करते हैं जहांगीर के साथ, लेकिन यहाँ जो दिए गए हैं देखिए उनमें से आमेर के भारमल तो सबसे आगे थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ही कर दिया था अकबर के साथ, तो वो तो बिल्कुल ही हट जाएंगे। अब जो 2 बचते हैं उनमें से सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ के चंद्रसेन जो थे, वो एक और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जब सोजत के किले पर अकबर अधिकार कर लेता है, उसकी सेना जाते ही ये पुनः अधिकार कर लेते हैं, और फिर वापस से इनके बीच में युद्ध भी होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1665 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्राजूण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों ओर से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा।
मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके उपरांत राव चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की ही भांति उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा कभी समर्पण नहीं किया। तो देखिए, मुगलों के सामने ना झुकने वाले दो राजा कौन? वीर महाराणा प्रताप और मारवाड़ के वीर राव चंद्रसेन। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रिक्त स्थान की रानी थी। ऑप्शन है आपके पास ए मंडला की, ऑप्शन बी है मांडू की, ऑप्शन सी है आपके पास है असीरगढ़ की, या ऑप्शन नंबर डी रामगढ़ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है महिला शासक पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मंडला की। तो देखिए कौन थी रानी दुर्गावती, कहाँ की थी? ये मंडला की रानी हुआ करती थी। और ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कहाँ है ये? तो ये आपका गोंडवाना में आया करता था। मंडला कहाँ? गोंडवाना में। तो देखिए याद रखिएगा, कहाँ आता था उस समय के? ये आता था आपके गोंडवाना में आया करता था। रानी दुर्गावती वहाँ पर राज करती थी। इनका जो पुत्र था उसका नाम था राजा वीर नारायण, लेकिन वो कम उम्र का था, तो वास्तविक शासन जो है दुर्गावती के हाथ में था और इन्होंने काफी वीरता से मुगल सेना का सामना किया, परंतु अंत में इनकी पराजय हुई थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इनके ऊपर तो क्या कहा गया है? 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कंटगा यानी गोंडवाना में के राज्य को जीतने के लिए भेजा। वहाँ का राजा कौन था? वीर नारायण, जो कि अल्पवयस्क था, परंतु उसकी माँ दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई थी। तो देखिए इनके बारे में आपको याद रखना है कि कहाँ की रानी थी और इनका पुत्र कौन था जो कि कम उम्र का था, और ये शासन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ऑप्शन है आपके पास ए शहजादा सलीम, ऑप्शन बी है अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन सी दिया है शहजादा मुराद, या फिर ऑप्शन डी शहजादा दानियाल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शहजादा सलीम के कारण मृत्यु हुई अबुल फजल की। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसको हमने आपको पहले भी एक क्लास में बताया कि यूट्यूब पर एक सीरीज है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज के ऊपर, और वो इसी नाम से है भारत एक खोज। वहाँ पर आप अकबर वाले 2 एपिसोड हैं, उन्हें देखिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरी हिस्ट्री ऐसे ही याद हो जाएगी। तो देखिए अकबर के जितने भी पुत्र थे सभी एक नंबर के शराबी थे, चाहे मुराद हो दानियाल हो, इनमें से अधिकतर तो शराब पी पी कर ही मर गए थे। सिर्फ एक आपका जहांगीर बचता है यानी शहजादा सलीम बचता है, जिससे भी अकबर बहुत ज़्यादा परेशान था। ये हमेशा अकबर के उलट काम किया करता था। जब इसे इलाहाबाद का गवर्नर बना के भेजा तो इसने अकबर को आम नहीं भेजे, तो अकबर को अपनी सेना भेजनी पड़ गई इससे युद्ध लड़ने के लिए। ये इन दोनों के बीच का हाल था। फिर जो अकबर के करीबी थे जैसे अबुल फजल हो गए, अब्दुल रहीम हो गए, ये बड़े खटकते थे जहांगीर को, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काने वाले यही हैं और इन्होंने ही मुझे नाकारा निकम्मा सिद्ध कर रखा है। लेकिन फिर क्या होता है, तो अबुल फजल को एक बार अपने पास बुलाते हैं बादशाह अकबर, लेकिन रास्ते में ही क्या होता है, जब ये खबर मिलती है सलीम या जहांगीर को, तो वो क्या करता है, वो अपने कुछ गुंडों को भेज करके और उनकी हत्या करवा देता है। बुंदेल के सरदार हुआ करते थे, उनके साथ में उनकी हत्या करवा देता है। और ये बात जो है अकबर को पता चलती है, अकबर बहुत नाराज होता है, बहला फुसला करके वो सलीम को अपने राजमहल में दिल्ली बुलवाता है और फिर उसकी जमकर कुटाई करता है। आप भारत एक खोज के उस एपिसोड में देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर, जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में
दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार, किसने, देखिए बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। तो देखिए यहाँ पर कौन हत्या करता है? हत्या करता है बुंदेलों का सरदार हुआ करता था एक बुंदेला सरदार वीर सिंह, ये अबुल फजल की हत्या करता है। देखिए जो जहांगीर था, सलीम उसका नाम था, उसमें और अकबर में बहुत ज़्यादा आपसी विरोध हो गया था। ये स्थिति थी कि एक तरफ अकबर उसे अपने राज दरबार में बिठाते थे, अकबर कुछ बात करते थे और सलीम जो है गालियाँ निकालता था उनके लिए और उनके दरबारियों के लिए। वो उठाकर उसे कमरे में बंद करवाते थे तो कमरे से गालियाँ देता था तेज तेज। तो अकबर उससे बड़े परेशान, फिर सोचा कि यार इसको इलाहाबाद गवर्नर बना के भेज देते हैं, वहाँ रहेगा, कुछ सीखेगा करेगा। तो वो वहाँ क्या करता है, वो अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। आम मुगल बादशाहों के बहुत प्रिय थे, वो जाते थे, अकबर को आम नहीं भेजता है और आम के पीछे अकबर उसके लिए सेना दौड़ाता है कि जाओ और इसे लेकर के आओ कैद करके। तो बहुत इनमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पढ़िएगा बहुत ही, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ऑप्शन बी है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता। ऑप्शन सी है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। और ऑप्शन डी दिया है अकबर की धार्मिक नीति। आरएएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा है। देखिए अच्छा और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू तक में भी पूछा जा सकता है और आपको सिद्ध करने के लिए कहे तो काफ़ी आपको उसमें सोच करके लॉजिकली आंसर देना होगा। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया ऐसा नहीं था और ये उसको एक राष्ट्रीय सम्राट भी सिद्ध नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अकबर के बारे में सभी जानते हैं कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन उसने अपना इस्लाम धर्म कभी नहीं त्यागा था। उसका एक कारण भी है। यदि इस्लाम धर्म को त्याग देता तो जो उलेमा हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो मुगलों की जनता थी, वही उसके विरोध में आ जाती। लेकिन अकबर को एक चीज़ पता थी कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनके बिना सपोर्ट के भी राज नहीं किया जा सकता, सत्ता नहीं चलाई जा सकती। तो अकबर क्या करता है, अकबर एक बहुत ही सहिष्णु नीति अपनाता है जिसमें वो हिंदुओं का भी सम्मान करता था, मुस्लिमों का भी सम्मान करता था। उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम भी खुश थे और हिंदू भी खुश थे, जिससे उसकी जो पकड़ थी सत्ता पर वो काफ़ी मजबूत बनती गई। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा गया है, अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से वैवाहिक संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी काल विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं कि एक तो आप यदि देखेंगे तो जो नौ रत्न हुआ करते थे अकबर के, उसमें आपको हिंदू भी मिलेंगे, उसमें आपको राजा मान सिंह भी मिलेगा, उसमें आपको टोडरमल जी भी मिलेंगे और उसमें आपको बीरबल भी मिलेगा। जिसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था, जिसका वास्तविक नाम हुआ करता था महेश दास। तो ये आपको वहाँ पर तानसेन भी मिलेंगे। तो आपको अधिकतर कौन मिले, हिंदू मिले, जो कि दर्शाता है कि उसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने दरबार में मुस्लिमों को ही काफ़ी बढ़ावा दिया, उसने हिंदुओं को भी बढ़ावा दिया।
जिसका जैसा टैलेंट उसको उतने ही उच्च स्थान पर बिठाया। उसने जजिया जैसे करों को समाप्त किया। हिंदू या मुस्लिम कोई भी पॉपुलेशन हो, सभी पर एक जैसे कर लगाए, जिससे हिंदू जो लोग थे, बहुसंख्यक लोग थे, जो वो काफ़ी प्रसन्न थे। कहीं ना कहीं मुस्लिमों में जो है एक खटास भी पैदा हुई कि हमारा बादशाह होते हुए हम पर अधिक कर लगा रहा है। लेकिन अकबर को पता था कि यदि हिंदुस्तान पर राज करना है तो हिंदुओं के दिल को तो जीतना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। ए दिया है मनसबदारी प्रथा, बी है धार्मिक नीति, सी भू राजस्व व्यवस्था और डी है सामाजिक सुधार। अब ऑप्शन देखते हैं। ए बी सही है, ऑप्शन बी है बी सही है, ऑप्शन सी कहता है सी सही है और ऑप्शन डी है ए बी सी डी, चारों ही यहाँ पर सही है। तो देखिए, अकबर की लोकप्रियता के कारण मनसबदारी प्रथा ये भी थी, धार्मिक नीति ये तो बिल्कुल, भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल जी ने की थी, बहुत ही शानदार, और सामाजिक सुधार भी उसके द्वारा किए गए थे। यानी चारों ही इसके प्रमुख कारण थे। ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, यदि हम बात करें अकबर की विभिन्न नीतियों की, तो देखिए सामाजिक नीति क्या थी कि उसने सती प्रथा पर रोक लगाई, विवाह की आयु उसने निर्धारित की, फिर जो गुरु रामदास थे उनको 400 बीघा भूमि दान की, जिस पर आज आपका अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। और अकबर ही था जिसने विट्ठल नाथ जो थे वल्लभाचार्य के पुत्र, उनको गोकुल और जैतपुरा की जागीर भी प्रदान की। तो ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि साहब वो कितना धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। फिर यदि हम बात करें धार्मिक नीति में, तो ये क्या करता है? युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगाता है, दास प्रथा को खत्म करता है, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, इनको समाप्त करता है, इबादत खाने की स्थापना करता है, धर्म संसद की स्थापना भी करता है, मजहर की घोषणा करता है, दीन इलाही बनाता है। ये सारे काम अकबर के द्वारा किए गए। और भू राजस्व व्यवस्था जो है टोडरमल जी के पास थी, वो उसको काफ़ी दुरुस्त करते हैं, जिससे किसान भी काफ़ी खुश हुए। लेकिन टैक्स उनको फिर भी देना पड़ता था। बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति किसान की नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी सेटिस्फाइड भी थे पहले की तुलना में। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जा है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। इनसे छेड़छाड़ औरंगजेब ने की, और जैसे ही छेड़छाड़ करता है वहीं आपका मुगल साम्राज्य धाराशायी हो जाता है। आगे देखिए, अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर, देखिए इंपॉर्टेंट है, कब कब किसे समाप्त किया, इनको समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए, यही सारे पॉइंट हमने आपको बताए कि 1562 में वो कहता है कि युद्ध बंदियों का धर्मांतरण नहीं किया जाएगा, दास प्रथा नहीं होगी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है, जजिया कर को समाप्त करता है, इबादत खाने बनवाता है और धर्म संसद की स्थापना भी करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए बहलोल लोदी, बी दिया है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है आपके पास अकबर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। कब? तो यह आपके 1563 में इसे समाप्त किया गया था। 1564 में किसे समाप्त किया था? जजिया को। तो इन्हें आप याद रखिएगा, अभी भी हमने आपको बताए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, ए बाबर को, ऑप्शन बी दिया गया है हुमायूं को, ऑप्शन सी अकबर को या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर एक ऐसा शासक था जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा
जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसके बारे में बात करें तो अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जा सकता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी क्या थे, समान हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह है। दूसरा है तुकारोई का युद्ध। तीसरा मालवा पर मुगल आक्रमण। चौथा उड़ीसा पर कर्रानी की विजय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं घटनाओं को। पहली घटना क्या है, अम्बेर या आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब होता है, यह होता है आपका 1562 में, शुरुआत में ही हमने आपको बताया। फिर दूसरा है तुकारोई का युद्ध, तो तुकारोई का युद्ध होता है आपके 1575 में। फिर मालवा पर मुगल आक्रमण, ये होता है आपका 1561 में। और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय ये हुई आपके 1568 में। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। ऑप्शन है आपके पास, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा ऐसा कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी तो खुद ही हर एक दिन एक नई शादी कर लिया करता था। देखिए यहाँ पर अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया था। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो यानी राजी हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा स्त्रियों के सती होने पर भी उसने रोक लगाने का प्रयास किया था। इसके अलावा उसने शादी की उम्र भी डिसाइड कर दी थी जिससे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला कथन दिया गया है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। दूसरा है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो सही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कथनों को एक बार पुनः देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही कथन है ये आपका। यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया लड़का जो है वो आपके 16 वर्ष का होना चाहिए और लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए। फिर दूसरा कथन है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यह कथन भी आपका क्या है, एकदम सही कथन है। सोचिए आज के समय में भी, आज इतने सालों बाद भी जब स्त्रियां या हम बात करें लड़कियां या लड़के, वे इस चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वे स्वयं की इच्छा से शादी कर सकें पूरे भारत में, तो उस समय पर ऐसा अधिकार देने वाला एक शासक अपने आप में महान तो कहलाएगा ही। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। देखिए क्या कहा गया है, बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। यही आपको ऊपर बताई गई है।
इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की भी स्वतंत्रता दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है, कुछ बिंदु हैं। पहला, क्षेत्रों को जीतने के लिए। दूसरा, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तीसरा, न्यायिक प्रशासन के लिए। चौथा, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कूट भी देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया गया है दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इनको। पहला दे रखा है क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो बिल्कुल सही है, अकबर ने मुगल साम्राज्य को काफ़ी विस्तारित किया। दूसरा है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो ये भी सभी जानते हैं, बहुत ही शानदार प्रशासनिक व्यवस्था थी मुगल कालीन और स्पेशली अकबर की। मुगल कालीन जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर हम अलग से क्लास करेंगे, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जैसे दिल्ली सल्तनत में किया था। तीसरा पॉइंट है न्यायिक प्रशासन के लिए, तो यह भी बिल्कुल सही है, सभी के लिए समान कानून उसने बनाए, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए। चौथा है उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, तो देखिए वो तो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन है ए दीवान, बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी दिया है मीर समन, या फिर ऑप्शन नंबर डी बख्शी। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विभाग और उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत में भी हमने बताए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी, जो सैनिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था अकबर के समय पर। उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मीर बख्शी। देखिएगा यहाँ पर, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैन्य संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्य के अंतर्गत आया करते थे। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है आपके पास ए मनसबदारी पर, ऑप्शन बी है जमींदारी पर, ऑप्शन सी दिया है सामंतवादी पर, या ऑप्शन नंबर डी आईने दहशाला। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मनसबदारी पर। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस पर आधारित हुआ करती थी? वो आधारित हुआ करती थी मनसबदारी पर। कैसे? तो देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, साम्राज्य के विस्तार एवं शांति व्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था, जो कि आज तक है। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार ना प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित हुआ करती थी। कैसे? कि 20 का मनसबदार है यानी 20 की सेना है, फिर 400 का मनसबदार यानी 400 घुड़सवार, फिर कोई 5000 का मनसबदार उससे भी बड़ा, जिसमें क्या होता था कि साहब इसके पास कुछ पैदल सैनिक हैं और कुछ घोड़ों की सेना है और बहुत बड़ी सेना है, जिसे वही मेंटेन किया करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन है ए राजस्व एकत्रित करने हेतु, ऑप्शन बी है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ऑप्शन सी दिया है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर
डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसको रोकने के लिए अकबर के द्वारा ये मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब हम मुगल काल का प्रशासन पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन है ए आसफ खां, ऑप्शन बी दिया गया है मुनीम खां, ऑप्शन सी है मुजफ्फर खां तुर्बती, या फिर ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पर राजा टोडरमल का ही नाम सुना होगा, तो वो इसे ही उत्तर मार्क करेंगे और क्वेश्चन होगा गलत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खां तुर्बती को जो है दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा जो है पहली बार अकबर के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्या है, कौन हुआ करता था दीवान, तो दीवान हम सभी जानते हैं जो वित्त विभाग था उसका प्रमुख जो है वो दीवान कहा जाता था। देखिए यहाँ पर दीवान एक फारसी भाषा का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। यही बात अभी हमने आपको बताई भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी है तुर्की से, ऑप्शन सी दिया गया है मंगोलिया से, या फिर ऑप्शन डी फारस से। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया से। तो देखिए मनसबदारी प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई थी, वो आपके मंगोलिया से ली गई थी। देखिए यहाँ पर मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। तो देखिए उसने क्या किया, जो चंगेज खान किया करता था उसी पद्धति को मॉडिफाई करके अकबर ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। आगे देखते हैं प्रश्न को। कारण आर दिया गया है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन दिए गए हैं ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। और ये देखिए आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एक काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कथनों को एक बार पुनः देखेंगे आराम से एक एक करके। कथन ए क्या कहता है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो बिल्कुल सही कथन है। जितने पैदल सैनिक उनके लिए, जितने घुड़सवार सैनिक उनके लिए उससे दोगुने घोड़े उस समय मनसबदार को रखने पड़ते थे। कारण क्या है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। और एक ही घोड़े को 2 बार ना दिखाया जाए, इसलिए क्या होता था, अकबर ने दाग प्रथा जो है पुनः प्रारंभ कर दी थी। तो यहाँ पर आपका कथन ए सही है और कथन आर जो है वो इसकी काफ़ी स्पष्टतः व्याख्या भी करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं क्या दिया गया है। तो देखिएगा, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवारों सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने
होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। तो यही बातें हमने भी आपको बताई हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक की, ऑप्शन बी दिया गया है सिकंदर लोदी की, ऑप्शन सी है शेर शाह की और ऑप्शन डी है आपके पास अकबर की। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर की। जाप्ती प्रथा या प्रणाली किसकी देन थी? वो थी अकबर की। अब ये किससे संबंधित थी? सबसे पहली बात तो जाप्ती प्रणाली जो है ये आपके भू राजस्व से संबंधित है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। किससे संबंधित? भू राजस्व से। इसमें क्या होता था? इसमें भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और उसके आधार पर भू राजस्व निर्धारण किया जाता था और फिर उसे लिया जाता था। देखिए यहाँ पर अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए, किस चीज के लिए? देखिए भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित हुआ करती थी। अगला प्रश्न है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ऑप्शन है ए सैन्य अभियान में, ऑप्शन बी है भू राजस्व में, ऑप्शन सी दिया गया है आपको हास परिहास में और ऑप्शन डी है चित्रकला में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व में। अब देखिए टोडरमल जी की यदि हम बात करें तो इनकी उपाधि हुआ करती थी किसकी? राजा की। टोडरमल जी की उपाधि किसकी थी? टोडरमल की उपाधि थी राजा की। फिर ये देखिए किन किन पदों पर रहे यदि हम बात करें तो ये गुजरात के भी दीवान रहे। मेन केंद्र में आने से पहले क्या रहे? गुजरात के दीवान भी रहे थे। उसके बाद सीधे अकबर के पास आ गए, वहाँ दीवान रहे। इन्होंने भू राजस्व सुधार किए और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जाप्ती व्यवस्था या जाप्ती प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया। जाप्ती प्रणाली जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे वो टोडरमल जी की ही देन थी, वो इनके द्वारा ही लागू की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने आईने दहशाला पद्धति को भी लागू किया। किसको? तो देखिए इन्होंने आईने दहशाला पद्धति जो थी उसको भी इन्होंने ही लागू किया था। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको टोडरमल जी के बारे में याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? राजा टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अब यदि कोई पूछ भी ले कि आईने दहसाला पद्धति क्या थी तो वो आपको यहाँ पर उसका उत्तर मिल गया है, उसे आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए जाप्ती को, ऑप्शन बी दहसाला को, ऑप्शन सी दिया गया है नसक को या ऑप्शन डी कानकुट को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आईने दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है टोडरमल संबंधित थे। ऑप्शन है ए कानून से, बी मालगुजारी सुधारों से, सी साहित्य से या ऑप्शन डी संगीत से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालगुजारी सुधारों से वे संबंधित हुआ करते थे। देखिए हमने बात की इनके बारे में राजा
टोडरमल के बारे में, इनकी उपाधि राजा की थी, गुजरात के दीवान हुआ करते थे, फिर केंद्र में आ गए, भू राजस्व सुधार किए, वे व्यक्ति थे जिन्होंने जाति प्रणाली और आईने दहशाला पद्धति को लागू किया। आप देखिए यहाँ पर हम इनके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं। क्या कहा गया है? अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल, किस किस को? मुजफ्फर खां को और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला या मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको अभी भी बताई, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2 है, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3 है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। और कथन 4 है, राजा टोडरमल अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था। ऑप्शन देखते हैं। ए, केवल कथन पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है, केवल कथन तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, केवल तीसरा कथन सही है। और ऑप्शन डी है, केवल चौथा कथन सही है। तो देखिए एक एक करके इन सभी कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या है? तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दी गई एक उपाधि थी। तो यह कथन आपका क्या है? यह कथन है आपका बिल्कुल ही गलत कथन, ऐसा नहीं था। तानसेन के बारे में यदि अब आप बात करेंगे तो देखिए तानसेन जो है उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम था इनका रामतनु पांडे। कहाँ हुआ करते थे? तो ये ग्वालियर के जो राजा थे उनके यहाँ ये हुआ करते थे। रामचंद्र उनके दरबार में थे और फिर इनके गुरु हरिदास और मोहम्मद गौस थे। इनसे प्रभावित होकर इस्लाम अपना लेते हैं और ध्रुपद गायकी का ये विकास करते हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा है, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ किया गया था। तो देखिए यह कथन भी आपका गलत है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो तानसेन की उपाधि क्या थी? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और इनकी उपाधि क्या हुआ करती थी? तो इनकी उपाधि मियाँ की उपाधि हुआ करती थी। उपाधि क्या थी? मियाँ थी। दूसरा कथन, अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ, तो यह गलत है। राजा मानसिंह की बहन के साथ विवाह हुआ था किसका? सलीम यानी जहांगीर का। किसका हुआ था? जहांगीर का विवाह हुआ था राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। किसका? तो वो थी मानबाई। कौन थी बहन? कौन थी? वो थी मानबाई। फिर तीसरा कथन है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। सही कथन है। चौथा, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्या थे? दीवान थे या फिर उसके, अब हम बात करें तो वित्त मंत्री थे। क्या थे? टोडरमल कौन थे? टोडरमल अकबर की सेना के वित्त मंत्री। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? सिर्फ तीसरा कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 3 सही है। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं अकबर के ऊपर बेस्ड, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे और आपके अकबर वाले टॉपिक को भी पूरा कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।